तो यस, वी आर लाइव नाउ। तो ये जो नोट्स हैं ये लेट्स लर्न के नोट्स हैं। ठीक है, तो वहीं से निकाले थे मैंने। तो क्रेडिट उनको जाता है। तो अब रही बात ईवीएस की। तो देखो, ईवीएस में आज मैं तुम्हें ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुम भी कहोगे हाँ भैया पढ़ाया था आपने। सबसे पहली बात ये है कि देखो, असम एक ऐसी जगह है। असम एक ऐसी जगह है जहाँ की चाय बहुत ज्यादा फेमस है। असम चाय के लिए फेमस है। तो वैसे ही याद कर लो कि बांस और रस्सी की जो पुल का उपयोग किया जाता है वो असम में किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो कि चाय जो लोग पीते हैं ना, वो ये बोलते हैं कि चाय पीने के बाद गले में ना खराश हो जाती है। खराश यानी कि बांस और रस्सी जैसा कुछ हो जाता है। तो बांस और रस्सी का पुल का उपयोग कहाँ होता है? असम में होता है। अब नेक्स्ट बात आती है ट्रॉली। ट्रॉली कहाँ पर फेमस है? तो जब लोग पहाड़ों पे जाते हैं, कोई गिर विर जाता है, तो उसे एम्बुलेंस की जो ट्रॉली नहीं होती उसमें लेके आते हैं। तो ऐसे याद कर लो, ट्रॉली के लिए लद्दाख। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है। फिर तीसरी बात आ रही है सीमेंट पुल। तो सीमेंट पुल क्या होता है? तो जो पानी के ऊपर पहला ऐसा पुल बनाया गया है जो पानी मतलब कि एक ऐसी जगह है उसके ऊपर सीमेंट डाल रखा है। तो पहले सीमेंट डाल रखा है, फिर उसके बाद ऊपर से पानी डाल रखा है। नॉर्मल भाषा में अगर हम समझे तो स्विमिंग पूल। ठीक है। अब वल्लम क्या होता है? वल्लम वल्लम क्या होता है? ये केरल के जो लोग हैं ना, ऊट पटांग चीजें करते रहते हैं। तो उसमें से ही एक ये चीज है वल्लम। केरल का है। जो लकड़ी की छोटी नाव होती है ना, उसको कहते हैं। ये लोग त्योहार भी मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ऊंट गाड़ी, यानी कि राजस्थान का, मैं तो राजस्थानी बोल रहा हूँ सीधा, रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? ऊंट को। तो ऐसे याद कर लो, राजस्थान का जहाज कौन है? ऊंट। बैलगाड़ी जो गांव के इलाकों में देखने को मिलते हैं। पथरीले इलाके जैसे पहाड़ में, तुम्हें पता है कि ऐसे याद कर लो, जो नॉर्मल जो रास्ते पथरीले होते हैं जहाँ आए दिन कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो जगह है उत्तराखंड। ठीक है, जहाँ पर खंड खंड पर मौत मंडरा रही है, उसका नाम क्या है? उत्तराखंड। अब ये कुछ जानने वाली बात है, मुझे नहीं लग रहा है ये इतनी इम्पोर्टेंट है। ज्यादातर पक्षियों की आंख उनके सिरों के दोनों तरफ होती है। पता नहीं है क्या, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल देते हैं। ठीक है, जैसे कई बार घर पे खाना आता है या बाहर से कुछ आया, तो तुम्हारी एक नजर पहले ही चली जाती है खाने पे कि क्या आया है। तो ऐसे पक्षियों की एक ही टाइम पे अलग अलग चीजों पे नजर डाल देते हैं। मतलब जैसे हम लोग क्या है, दोनों आंखों से देखेंगे तो एक चीज दिखती है, लेकिन पक्षी के साथ ऐसा नहीं है। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो उनकी, तब इनकी दोनों आंखों एक ही चीज पर होता है। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वह अपनी गर्दन मुड़ाते हैं। कभी देखा है कौवे को? वो यही तो काम करता है, एक आंख से तुम्हें देख ही रहा होता है। कभी देखना, नोटिस करना। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है, उससे पहले नहीं होते। और जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का नजरिया बढ़ बढ़ जाता है। सेम चीज हमारे साथ भी थोड़ी थोड़ी ऐसे ही है। जैसे चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी जो है हमसे 4 गुना दूर देख सकते हैं। जो चीज हमें 2 मीटर से दूरी से दिखाई पड़ती है, वो चीज पक्षी 8 मीटर की दूरी से ही देख लेता है। एक पक्षी की आंख उसके सिर पर होती है। वाह, क्या बात बताइए। हमारी आंख तो जो होती है वो गर्दन में होती है, नहीं? उनकी, हाँ वही तो कह रहा हूँ।
और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद में कान होते। वाह, ये बात भी यार, ये तो पता ही नहीं थी। सिर के दोनों तरफ उनके छोटे छोटे कान होते हैं। हमारे हमारे तो होते ही नहीं है। और इन्हीं छेदों की मदद से वो पक्षी सुनते हैं। बहुत बढ़िया बात बताइए। ये चीज नहीं पता थी। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। हाँ, ये बात तो मुझे पता थी, लेकिन वो कान नहीं होते हैं। छिपकली पता है कान से सुनती ही नहीं है, वो स्किन से महसूस करती है चीजें। आगे क्या है? मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते। हाँ, तो कैसे देखेंगे? और मगरमच्छ इतना बड़ा है क्या? मगरमच्छ तो बड़ा ही होता है यार। मैं मच्छर सोच रहा था। मगरमच्छ बड़ा ही होता है, और उनके छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। तुम्हें पता है, एक मगरमच्छ ही एक ऐसा जानवर है जो लगभग लगभग अपने शिकार के लिए नाटक बहुत करता है। वो एक एक साल तक वो बिना हिले भी रह सकता है। एक एक साल तक। तुम्हें 5 मिनट एक जगह पे बैठा दे, तुम्हें वो लगने लग जाएगा, घबराहट से हो जाएगी। लेकिन मगरमच्छ को देख लो, 10 महीने तक भी बैठा रहेगा। बैठा रहेगा, लेटा रहेगा। जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता। ठीक है, ये आया भी था स्टेटमेंट। कान वाले जानवर शरीर पर बाल जन्म देते हैं। शरीर के बाहर बिना कान वाले जानवर अंडा देते हैं। अच्छा, ये चीज तो नई चीज पता चली। जो कान वाले जानवर होते हैं वो हमेशा जो है जन्म देते हैं। जिनके कान होते हैं, जो बाहर होते हैं जानवरों के। और जिनके कान नहीं होते हैं वो अंडा देते हैं। जैसे पक्षियों को देख लो। सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है, ये तो चीज पता थी। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते, वह 14 या 15 साल की उम्र में ही झुंड झुंड छोड़ देते हैं, ये बात भी ठीक पता थी। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। हाँ, लगभग लगभग अंदाजा था कि इतना तो खा ही लेता होगा। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। दिन में सोता है, रात में जगता रहता है क्या वो? चलो। कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा रखता है। हाँ वाह, ये तो पता ही नहीं था। उनके बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं, वे खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़फड़ाते हैं। ये तो सब बकवास है। झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। खिजाड़ी गांव राजस्थान के जोधपुर के पास है। वाह, अब हम गांव के बारे में भी पढ़ रहे हैं कि गांव कौन सा किसके पास में है। खिजाड़ी गांव कहाँ पर है? राजस्थान में। ऐसे याद कर सकते हो कि जो क्या नाम है, एक जगह थी जिसका नाम मेरे को अभी याद था। राजस्थान में ही नाम जगह थी वो। हड़प्पा सभ्यता की जगह थी। राजस्थान में पड़ती है, जिसका खेतड़ी रीजन था। हाँ, खेतड़ी रीजन। जो जहाँ पे तांबे के अवशेष मिले थे, तो वो राजस्थान में था। तो खेतड़ी खिजाड़ी गांव, ये भी समझ लेना, राजस्थान। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था। खिजाड़ी गांव के लोग विश्नोई कहलाते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आया था। किस गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं? तो वो खिजाड़ी गांव के लोग थे। खिजाड़ी का पेड़ ज्यादा पानी के बिना बड़ा हो सकता है। कैक्टस की तरह होता है वो। कैक्टस तो ज्यादा बड़ा हो ही नहीं सकता। नारियल का पेड़ देखा, बहुत ऊंचा होता है। देखा तुम लोगों ने? अच्छा, टच करा है उसको, पेड़ को? करना भी मत उसको, पेड़ को जैसे ही उस पर टच करते हैं ना, तो ऊपर से अगर नारियल गिरा तो सब खुल जाएगा। यह फलियां देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता, वो तो पता है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बोचाचा गांव है। वाह, ये चीज तो बढ़िया है यार। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बोचाचा गांव है। तो ऐसे ऐसे याद कर सकते हो।
बोलते हैं ना वो चाचा कहाँ है, तो वो चाचा मुजफ्फरपुर में है। वो चाचा कहाँ है, वो मुजफ्फरपुर में है। और मुजफ्फरपुर है बिहार में है। मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक अंडे देती है। वाह, अब हम अंडों के बारे में भी पढ़ रहे हैं कि अंडा कौन से समय पे क्या देती है। मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक देती है। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं ये लोग। छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं। भाई नाम से ही पता चल रहा है मधुमक्खी है, मक्खी स्त्रीलिंग होगी तो नर कहाँ से होंगे उसमें। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक होते हैं। तो भाई रानी एक है तो बाकी सारे लोग तो काम ही करेंगे ना। श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती, तो सुरक्षा करना ही तो होगा उनका। ट्रेन कच्छ गुजरात में गांधी धाम से शुरू हुई थी। हाँ, पहली जो ट्रेन चली थी ना, वो मुंबई से थाने चली थी। इसको याद रखना। ट्रेन कच्छ गुजरात से गांधी धाम से शुरू होती है। गुजरात का खाना ढोकला, चटनी, नींबू चावल मिठाई के साथ। इसलिए लोग बोलते हैं गुजरात में मिठाइयाँ बहुत फेमस हैं, क्योंकि ढोकला और मिठाई गुजरात की बहुत फेमस है। मड़गांव गोवा में है, तो गांव से गोवा, मड़गांव गोवा। ठीक है। गोवा से केरल तक का कुल मार्ग 200 पुल और 92 सुरंगें हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। गोवा से केरल तक अगर हम जाएंगे तो लगभग 200 पुल मिलेंगे और 92 सुरंगें मिलेंगी। ठीक है। चलो अब देखते हैं कि तुम्हें कितनी चीजें याद हैं। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि मधुमक्खियों के छत्ते में कितनी रानियां होती हैं। एक ही रानी होती है। ठीक है। एक सेकंड यार, ये पढ़ाते टाइम कॉल जरूर आता है। चलो बाद में बात करूंगा। अब ये बताओ मेरे को, वे पक्षी जिनके कान होते हैं वो अंडा देते हैं या जन्म देते हैं। हाँ तो पहली बात, हाँ पहली बात तो सारे पक्षी जो है वो अंडा ही देते हैं। ठीक है। मैंने तुम जानबूझ के क्वेश्चन तुमसे ऐसा पूछा था। हालांकि जिन जानवरों के कान होते हैं वो जन्म देते हैं और जिनके नहीं होते वो अंडा देते हैं। ठीक है। एक हाथी जो होता है, नर हाथी, वो कितने साल के बाद अपना झुंड छोड़ देता है। ठीक है, गलत बताया है। भूमिका तुम 14 से 15 साल की उम्र में। ये देखो। ओके। अब ये बताओ, क्या बताओगे क्या बताओगे क्या बताओगे, क्या मगरमच्छ के कान होते हैं। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। छोटे छेद जैसे कान होते हैं, वो दिखाई नहीं देते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो खिजाड़ी है वो गांव कहाँ पर है। अरे वाह, याद है। अच्छा वो चाचा गांव कहाँ पर है। वो चाचा गांव कौन सा राज्य है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, इतनी जल्दी याद हो गया। अच्छा विश्नोई जो है वो किन लोगों को बोला जाता है, कहाँ के लोगों को बोला जाता है। जिन गाँव का मैंने नाम लिया था अभी। खिजाड़ी नाम है, खिजाड़ी। चलो भाई, गुजरात का फेवरेट खाना क्या है।
ढोकला, चटनी, मिठाई। मड़गांव कहाँ पर है? मड़गांव, मड़गांव, मड़गांव। गोवा में। चलो भाई, ये तो तुम्हें याद है। जहांजी कोड। ठीक है। दक्षिण भारत में केरल के मालाबार तट पर एक शहर है। इसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। मैं तो कालीकट से ही याद करूंगा। कालीकट केरल, कालीकट केरल। तो नाम क्या है? कोझिकोड, कोझिकोड। ठीक है। गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, फिर भारतीय राज्य केरल पहुंचते हैं। तो अब मतलब मैं ट्रेन के स्टेशन में गिनूंगा कि गुजरात से केरल तक पहुंचने में कौन कौन से राज्य जाएंगे। पहले गुजरात आए, गुजरात के बाद पहले महाराष्ट्र आएगा, वो तो मुझे पता है। फिर उधर की साइड से जाएगा तो गोवा आएगा, फिर कर्नाटक आएगा, फिर जाके केरल आएगा। तो चलो ये भी याद कर लेते हैं। कैसे याद करेंगे? ऐसे याद करेंगे। सबसे पहले जी आएगा। गुड मॉर्निंग बोलते हैं। गुड मॉर्निंग कैसे होता है? जीएम। बोलो हाँ या ना। जी से गुजरात, एम से महाराष्ट्र। ठीक है। फिर हम पढ़ क्या रहे हैं? सबको तकलीफ किस में होती है? जीके में। तो जी से अगेन गोवा, और के से कर्नाटका। तो जी हम गुड मॉर्निंग में हम जी के पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, जी के यानी गोवा, कर्नाटका। ठीक है। तो फिर हम कहाँ पहुंच जाएंगे? केरल पहुंच जाएंगे। गुड मॉर्निंग में जी के केरल में पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग में जी के केरल में पढ़ेंगे। तो गुड मॉर्निंग यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, और जी के यानी गोवा और कर्नाटका। कहाँ पढ़ेंगे? केरल में। तो यहाँ से वो ट्रेन बाहर करती है। अब हम पढ़ते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या बोली जाती है। तो केरल के जो लोग हैं ना, वो मलयालम बोलते हैं। तो मलयालम, चलो ऐसे याद कर लेंगे, केरल, मलयालम। कोंकणी कहाँ कहाँ की भाषा है? कर्नाटक की है, महाराष्ट्र की है, गोवा की है, और केरल की है। तो जितने, ऐसे याद कर लेना। कोंकणी का और का तो मिल गए कर्नाटका। ठीक है। और गोवा और के वैसे केरल में भी मिल गया हमें कोंकणी, कर्नाटक और केरल। महाराष्ट्र और गोवा में भी हो गया। ठीक है। मराठी, ये तो नाम से ही पता चल रहा है महाराष्ट्र की होगी। गोवा में भी बोली जाती है, दमन और दीव में भी बोली जाती है, दादरा और नगर हवेली में भी बोली जाती है। तो इसको याद करते हैं। मराठी जो लोग होते हैं ना, वो ज्यादातर हवेली में रहते हैं। किसकी हवेली में रहती है? दादा की हवेली में रहते हैं। अच्छा। दादा यानी कि दादरा और नगर हवेली। और ये जो हवेली है ना, ये बहुत बड़ा कोई गांव है। गांव यानी गोवा। और कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। तो जो मराठी लोग होते हैं वो हवेली में रहते हैं। ये दादा की हवेली होती है। और ये दादा की हवेली कहाँ? गांव में होती है। और ये गांव महाराष्ट्र में है। गुजराती, गुजरात। कन्नड़, जो कन्नड़ बोलते हैं वो कहाँ रहते हैं? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, और महाराष्ट्र में। चलो, थोड़ा मुझे पता है ये तो चीजें याद नहीं होंगी, लेकिन बार बार रिवाइज करने से हो जाएंगे। पहले तो ये बताओ, मुझे गुजरात से केरल जाना है, तो कौन कौन से राज्य से होकर मैं गुजरूंगा? जानबूझ के मैंने। ठीक है, महाराष्ट्र फिर। ठीक है। ठीक है। फिर फिर भूमिका कह रहे हैं हम पहुंच जाएंगे।
तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और फिर केरल। ओके, मलयालम कहाँ बोली जाती है बताओ? मलयालम, मलयालम। अच्छा, माइला जहाँ बोला जाता है। ओके, कोंकणी कहाँ बोली जाती है? कोंकणी, कोंकणी। अच्छा चलो, जितना याद है उतना भी बढ़िया है। मराठी कहाँ बोली जाती है? यहाँ बोला के बोलचा। मराठी बोलचा। ओके, और दादा से दादर याद रह गया। हाँ, नगर हवेली हो गया। ओके, कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? एक चीज नोटिस करी, महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र हर जगह है। महाराष्ट्र में हर कोई, ज्यादातर लैंग्वेज महाराष्ट्र में बोली जा रही है। तमिलनाडु तो उतना नहीं है। ये देखो, ट्रेन की टिकट अगर कभी किसी ने ना देखी हो, इसमें एक सवाल पूछा गया था कि ट्रेन के टिकट में पीएनआर नंबर होता है। तो यार, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रेन की टिकट है तो पीएनआर नंबर तो हो गई, है ना? उसी के बेस पे तो टिकट लोग चेक करते हैं, टीटी वेटी। लेकिन ये पूछा था, क्या ट्रेन की टिकट जो है उस पे टिकट का प्राइस होता है? तो वो भी होता है भाई। ठीक है। हम्म। फेरी केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की नाव है। बाप रे, इनको और कोई नाम नहीं मिलता क्या? फेरी केरल में उपयोग की जाने वाली एक नाव है। विवरण आप ट्रेन टिकट पा सकते हैं। देखो, ट्रेन टिकट पे क्या क्या रहता है? ट्रेन नंबर रहता है, यात्रा की शुरुआत कहाँ से होने वाली है। तो तुमने सुना होगा, प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो कैसे बोलते हैं जो अनाउंसमेंट होती है? गाड़ी संख्या 000025 पर आने वाली गाड़ी पलवल से होते हुए जम्मू कश्मीर जाएगी। सुना है? एक लाइन हो जो वो बोलते रहते हैं, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, और उस पर किसी का ध्यान नहीं होता है। फिर बर्थ और कोच, यानी कि कौन से वाले प्लेट सीट पे है या कौन से वाले डिब्बे में है, किराया, दूरी, ये सब लिखा रहता है। और ये सब हमें पता होना चाहिए कि पीएनआर टिकट पे क्या क्या होता है। सारी चीजें पी से है। पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, यानी कि कितने लोग की टिकट है वो। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी कि, अच्छा, ट्रेन टिकट पर भी क्वेश्चन है, ट्रेन पीएनआर नंबर जो है वो क्या चीज को दिखाता है? पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पर्सनल नेम रिकॉर्ड या पर्सनल नंबर रिकॉर्ड। ठीक है। तो जो हमारा पीएनआर नंबर होता है ना, वो हमारा व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड होता है, पर्सनल नाम रिकॉर्ड होता है, यानी कि PNR, पर्सनल नेम रिकॉर्ड। दूसरी बात है, यहाँ से देखते हैं, आरक्षित रेल टिकट में से निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? अगर मान लो भूमिका ने ट्रेन बुक करी है, तो उसमें क्या क्या पता चलेगा? बुकिंग की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, कोच नंबर, बर्थ नंबर और किराया, यात्रियों का नाम, आयु और लिंग, नाम, बोर्डिंग स्टेशन, अंतिम स्टेशन के ट्रेन नंबर, अंतिम स्टेशन के साथ ट्रेन नंबर। अच्छा, गंतव्य तक पहुंचने की तिथि और समय, ये तो रहता है ना ट्रेन टिकट पे लास्ट वाला, कि कितने बजे तक हम पहुंच जाएंगे वहां पे। तो ई तो कंफर्म होगा। नाम, बोर्डिंग स्टेशन और अंतिम स्टेशन के साथ ट्रेन नंबर, ये होता है क्या?
मुझे नहीं लगता ये होता है। बताओ। कोई टिकट होती है, उस पे ये रहता है कि तुम कहाँ से चढ़ोगे और कौन से स्टेशन पे उतरोगे। ये रहता है कि नहीं रहता? अगर ये नहीं रहेगा तो हम चढ़ेंगे कैसे, ये भी तो नहीं पता होगा हमें। तो ये तो रहता है। ठीक है, ये बताओ यात्रियों का नाम, अरे यार ये तो रहेगा ही। कोच नंबर भी रहेगा। तो यानी कि क्या क्या चीजें रहेंगी? ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा। तो क्या नहीं रहेगा? गंतव्य तक पहुंचने की तिथि, डेट नहीं लिखी रहती है। हाँ, बिल्कुल। फूलों का, अच्छा, फूलों की घाटी उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जा सकती है। अच्छा। गेंदा, जेनिया आदि फूलों का उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। ये सारी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं हम? किस किस फूल को? उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र बनाने के लिए फेमस है। ओ भाई, तो सबसे ज्यादा फेमस जो सेंट मिलता है ना, परफ्यूम, इत्र, मित्र, तो मित्र सुन रहे हो? इत्र मिलता है कन्नौज में। ठीक है। फिर बात आती है मधुबनी पेंटिंग। इन पेंटिंग की खासियत ये होती है कि इसमें ना जो पेंटर होता है कहीं पे भी जगह नहीं छोड़ता है। डिजाइन विजाइन बनाता रहता है, देखो। ये सब उससे बनाई गई है, स्केच से। चित्र के डिजाइन को मधुबनी कहते हैं। और ये ज्यादातर लोक नृत्य वगैरह में यूज करते हैं। दो टाइप की पेंटिंग होती है। एक होती है मधुबनी और एक होती है वर्ली पेंटिंग। जो आदिवासी जो लोग होते हैं ना, उनको वर्ली पेंटिंग में ज्यादा दिखाया जाता है। बिहार का एक जिला भी है मधुबनी, उसी के नाम पर ये नाम पड़ा था। ये सबसे बड़ी बात ये इसकी ये होती है कि ये ज्यादातर ना नेचुरल कलर से बनाई जाती है। जैसे चावल से व्हाइट कलर निकाल लिए, रोज से लाल कलर निकाल लिया, हल्दी से पीला कलर बना लिया। इससे इसे बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों, इन सब का यूज होता है। चित्रों में इंसानों, जानवरों और पेड़ों, फूल, पक्षियों, मछलियों, इन सभी रहती है। पहले एक सीरियल आता था, पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं, क्रिश एंड बॉल्टी बॉय करके जो था। जस्ट टू, तो उसमें ये ज्यादातर रहता था। एक स्टोरी सुनाते थे वो लोग। पहले बहुत अच्छा लगता था उसमें। वेलवनिका गांव कहाँ पर है? कर्नाटक में है। वेलवनिका गांव कहाँ पर है? कर्नाटक में है। गीजू भाई वडेका गुजरात में रहते हैं। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियां लिखी है। तो हमारे गीजू भैया जो है वो गुजरात में रहते हैं। गा से गीजू, गा से गुजरात। एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों में बीच में देता है। तो ये सारी चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं? कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। हाँ, ये वाला चीज भी इम्पोर्टेंट है। जो कोयल होती है ना, वो कभी भी अपने घोंसले में अंडा नहीं देती। वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है। पक्षी अपने अंडे देने के लिए अपना ही घोंसले का प्रयोग करते हैं। खाली कोयल ही एक ऐसा जानवर है, जानवर बोल रहा हूँ, एक ऐसा ही पक्षी है। और तो कोयल को जानवर बना दिया। एक ऐसे पक्षी है जो दूसरों के घोंसले में जाके अंडे देती है। चूजे बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। अच्छा, इससे मेरे को एक बात याद आ गई। मेरे ही घर के बगल में ना एक खंबा है। वहां पे चील ने ना, जो मादा चील होते उन्होंने अंडे दिए हैं। कैसे प्यार से बोल रहा हूँ, उन्होंने कितने रिस्पेक्ट से। तो अंडे दिए थे। तो होता क्या है कि जैसा मेरी मदर या फिर कोई भी कपड़े वगैरह सुखाने के लिए जाते हो, तो चील जो होता है ना वो दूर से देख रहा होता है। जैसे ही उसके पास जाओ कपड़े डालने के लिए, वैसे तुरंत आ जाता है और झपट्टा मारने के लिए कि ये मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा देगा। जबकि हमें नहीं पता वहां पे अंडे रखे हैं कि नहीं अंडे रखे हैं, क्या है वो नहीं है। लेकिन हर टाइम ऊपर नीचे घूमते रहते हैं, दिखते रहते हैं। तो यानी कि पक्षी जो होते हैं वो अपने अंडों को लेकर काफी ज्यादा सचेत होते हैं।
नलमदा आंध्र प्रदेश में है। नलमर्दा, नर्मदा होना चाहिए वैसे तो, छोड़ो। हिलगुंडी कर्नाटक में है। हिलगुंडी में बच्चों को पंचायत को भीम संघ कहा जाता है। तो बच्चों की जो गुंडी फौज है, गुंडी वाली फौज, वो भीम संघ कहा जाता है। बरगद के पेड़ के बारे में, जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है वह वास्तव में इसके पेड़ की जड़ें हैं। हाँ, ये चीज मुझे पहले नहीं पता थी। तो बरगद का पेड़ देखेगा ना, तो जो अक्सर पेड़ों के में वो पत्तियां जैसा कुछ लटका होता है, डंडो वो रस्सी जैसा। बरगद में जो लटका होता है ना, वो उसकी जड़ें होती है। आमतौर पर पेड़ की जड़ें जो होती है वो अंदर होती है, लेकिन बरगद के साथ ऐसा नहीं है। डेजर्ट ओक यानी कि जो रेगिस्तानी ओक है, ये एक तरह का पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती है, जो पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। ये तो पता है। असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू उत्सव मनाया जाता है। तो इसको तो ऐसे याद कर लो, असम में बहू का रिवाज बहुत ज्यादा चलन में है। तो असम का त्योहार कौन सा है? बिहू। असम बहू। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी या असमिया कैलेंडर के 10वें महीने से पहले और दूसरे माह में मनाया जाता है। हिंदी कैलेंडर समझ में नहीं आता है, चलो मैं समझाता हूँ। देखो, हिंदी कैलेंडर में ना चैत माघ ये सब, अ, अगहन देवस ये सारे महीने जो बहुत सारे होते हैं। फागुन, फरवरी के महीने को फागुन कहते हैं। तो माघ मतलब जो होता है जनवरी का महीना। तो 14 और 15 जनवरी को ये बनाया जाता है, जिस टाइम पे वो फसल वगैरह काटते हैं। तो फसल काटने पे पहली फसल जो होता है ना, वो भगवान को चढ़ाते हैं। और असम के कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो 10वें महीना होता है। बिहू के अवसर पर बांस से घेरा भेला घर बनाते हैं। मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के तेलंगाना राज्य में पोचमपल्ली जिले में है। तो मुझे तो 100% श्योर हूँ, ये तो भूल जाओगे। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पोचमपल्ली जिला भारत के किस राज्य में है? तो वो है तेलंगाना राज्य। ठीक है। और मुक्तापुर गांव कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। पोचमपल्ली जिले के पारंपरिक व्यवसाय बुनाई करना, खिलौने बनाना, ये सारी चीजें हैं। ये चीजें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गई है जहां उन्हें बनाया, जैसे कुल्लू शॉल, मधुबनी पेंटिंग के लिए, असम रेशम के लिए, कश्मीरी कढ़ाई के लिए। आबू धाबी क्या है? संयुक्त अरब अमीरात को बोलते हैं, यूएई को बोला जाता है, जो वहाँ के देश के लोग हैं। अबू धाबी की मुद्रा जो है दिरहम है, जो अभी की सबसे महंगी मुद्रा है। ठीक है। तो 8 स्लाइड तक किया है, ज्यादा नहीं करेंगे, अगर ज्यादा कर लेंगे तो तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा। ठीक है। तुम्हें क्या करना है, इसी स्लाइड को ना, 8 स्लाइड की है तो कम से कम इसको 8 बार पढ़ना पड़ेगा, तो ही याद रहेगा ये तुम्हें। कर लोगे इतना?